मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बीए द्वितीय वर्ष के आधुनिक भारत का इतिहास, जो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हमारे यहाँ चलता है, उसके विषय में आपके साथ एक महत्वपूर्ण व्याख्यान, जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विषय में है, चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में नित नए नए प्रयोग किए और उन सभी प्रयोगों का एकमात्र जो लक्ष्य था वो था भारत का आर्थिक दोहन करना, भारत का आर्थिक शोषण करना। वो किसी भी तरीके से हो, उनका मुख्य ध्येय धनार्जन करना था। भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। और क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था, इसके चलते कृषि को लेकर उन्होंने आर्थिक शोषण का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने भूमि से राजस्व एकत्रित करने के लिए अनेकों व्यवस्थाएं प्रचलित की। पहले हमने इस व्याख्यान के पहले एक व्याख्यान में स्थायी बंदोबस्त को लेकर चर्चा की थी, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अंग्रेजों ने सामान्य तौर पर 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, संपूर्ण भारत को अगर माने तो संपूर्ण भारत को लेकर 3 प्रकार की जो लगान व्यवस्था है या भू राजस्व व्यवस्था, वो लगाई या वो आजमाई। इसमें हम स्थायी बंदोबस्त को देखते हैं, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का जो पूर्वी हिस्सा है, जो बनारस से या बिहार से जो सटा हुआ हिस्सा है, बनारस से पूर्व वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को उसके अंतर्गत लेते हैं, तो लगभग 19% जो भूभाग है वो उस में आता है। तो वहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। और उस स्थायी बंदोबस्त के जो गुण और दोष थे, उसके विषय में हमने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की है। आपको स्मरण होगा, आपको याद होगा। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे भू राजस्व व्यवस्था के जो अन्य 2 माध्यम थे, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इनके विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19% जो हिस्सा था वो तो भूमि का आता था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, और लगभग 30% हिस्सा जो आता था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 51% हिस्सा आता था। तो इस तरीके से जो भूमि थी या कृषि योग्य जो भूमि थी, उसे इन तीनों माध्यमों से अंग्रेज लोग दोहन कर रहे थे। जहाँ तक रैयतवाड़ी व्यवस्था या महल, हम सर्वप्रथम यहाँ लेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ तक उत्तर भारत कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था, और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत का एक बड़ा भूभाग,
पंजाब का क्षेत्र महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इस पद्धति में जो भूमि कर की इकाई है वो खेत की माप नहीं थी, या जो किसान था खेत जोतता था या जिसके नाम वो भूमि का रजिस्ट्रेशन होता था वो नहीं होता था, अपितु इसके स्थान पर जो लगान की इकाई थी वो या तो महल के नाम से जानी जाती थी या ग्राम के नाम से जानी जाती थी, और भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित होती थी। उसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था, सामूहिक भूमि होती थी ग्राम सभा की, और इसे भागीदारों के समूह में वितरित कर दिया जाता था, और ये सारे के सारे लोग सम्मिलित रूप से लगान देने के लिए जिम्मेदार होते थे। इस सिद्धांत के अनुसार अगर संपूर्ण कृषि उत्पादन में किसानों के श्रम तथा कृषि उपकरण के मूल्य को हटा देते हैं तो जो अधिशेष बचता है वो भूमि का लगान है, और इसके एक बड़े भाग पर सरकार का अपना दावा कर देती थी, सरकार का दावा होता था। और इस व्यवस्था के द्वारा कृषि का जो उत्पादन होता था जिसमें जमींदार का कोई भूमिका नहीं होती थी, उसके लिए भी कर का निर्धारण करने की व्यवस्था थी। वो सिर्फ क्योंकि उसका स्वामित्व है भूमि पर, उसी आधार पर कर का भागीदार एक अंश का भागीदार हो जाता था। अतः जमींदारों पर कर लगने से उत्पादन में कमी नहीं होगी ऐसा मानना था सरकार का, अंग्रेज सरकार का, परंतु वास्तव में कंपनी को बढ़ते हुए साम्राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए तथा ब्रिटेन में औद्योगिकरण में निवेश करने के लिए धन की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता थी, बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी, और इस आवश्यकता को वो भारत से पूरा कर रहे थे, यहाँ के आर्थिक शोषण से पूरा कर रहे थे। महलवाड़ी व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए जो तरीके अपनाए उसमें ग्रामीण समुदाय को महत्व दिया गया, और भू राजस्व का जो प्रबंधन है वो गांव या महल के साथ किया गया। गांव को जिसे एक महल बोल देते थे, कई बार क्या होता था कि भाई एक बड़ा गांव एक छोटा गांव मिला लिया या दो गांव मिला लिए, उन दोनों गांवों को जो सामूहिक रूप से नाम दे दिया महल, उस इकाई का नाम महल हो गया, और उस महल पर जो लगान की दर है वो तय कर दी जाती थी। तो फिर जो महल था ये जोतदारों का, जो एग्रीकल्चर करते थे वो एक समूह होता था, और सभी जो जोतदार थे वो सामूहिक रूप से भू राजस्व की रकम अदा करते थे। इस व्यवस्था में निजी उत्तरदायित्व का भी प्रावधान था। अगर कोई किसान अपने हिस्से की रकम नहीं चुकाता था तो उसकी भूमि को जो महाल है वो अधिग्रहित कर लेता था, वो उसे अपने कब्जे में ले लेता था। और शामलात का जो मामला था, सामुदायिक भूमि की जो व्यवस्था थी, वो उसका स्वामी क्या होता था, ग्राम समाज होता था। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में भू राजस्व की वसूली मुकद्दम के माध्यम से की जाती थी, किंतु कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के माध्यम से भी वसूली का प्रावधान था। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी इसमें भू राजस्व की दर जो थी वो सबसे अधिक तय की गई। सामान्यतया जो लगान है वो 66% था, और कहीं कहीं पे तो ये इससे भी ज़्यादा था। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इतना चुकाने के बाद किसान की दशा क्या होगी। इस जो ये व्यवस्था है महलवाड़ी,
ये इसका सारा का सारा जो ढांचा है वो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था और इसकी ये व्यवस्था सफल हो, इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए काफ़ी प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया थे। अब कितनी सफल हुई कितनी सफल नहीं हुई, तो उत्तर भारत का जो बड़ा हिस्सा था उसमें पुराने ताल्लुकेदार क्या है, भूमि छोड़ के चले गए। और हम ये देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति में इन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकतम दर निर्धारित की गई थी भू राजस्व की, तो इससे किसानों में भी बड़ा असंतोष पैदा हुआ और मुकद्दम, खूत, पटेल, ये एक नया शोषक वर्ग पैदा हो गया। इसी तरीके से एक बड़े हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी लागू की गई थी। ये व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल क्षेत्र में कैप्टन रीड व मुनरो ने लागू की थी और वहीं बंबई में एल्फिंस्टन तथा चैपलिन ने लागू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि का स्वामित्व है वो रजिस्टर्ड किसान के पास था। जिस किसान के नाम भूमि रजिस्टर्ड थी वो उसका स्वामी माना गया था और वो ही राज्य सरकार को भूमि का कर देता था। इस व्यवस्था में परंपरागत भारतीय व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। इसके अंतर्गत जमींदार का जो महत्व है वो उतना नहीं था। इस व्यवस्था से हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी के औपनिवेशिक हितों से अधिक प्रेरित थी। दक्षिण के जो खर्चीले युद्ध लड़े गए, उन युद्धों में होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। बंगाल में जो लागू थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, उसने कंपनी के कृषि उत्पादन के भावी लाभ जो थे उनसे वो वंचित हो गए थे। और इस व्यवस्था की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेषताएं हैं, उसमें जो रैयत है, किसान है, उसे भूमि का स्वामी माना गया। भूमि को विक्रिय मुक्त बना दिया गया। सामुदायिक संपत्ति जैसे बंजर भूमि, सिंचाई, चारागाह भूमि, जंगल आदि को किसान की जगह सरकार के स्वामित्व में रखा गया। किसान के साथ भू राजस्व का प्रबंधन स्थायी रूप से न करके अस्थायी रूप से किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो लागू की गई थी मुनरो के द्वारा। इस व्यवस्था में जो प्रमुख दो उद्देश्य थे, एक तो था राज्य की आय में वृद्धि करना और दूसरा था रैयतों की सुरक्षा करना। हालांकि इससे पहला उद्देश्य तो पूरा हो रहा था, क्योंकि कर निरंतर वसूला जा रहा था और इस वसूले जाने वाले कर को लेकर जो किसान था वो एक नए प्रकार के शोषक वर्ग के शिकंजे में फंस गया था, जो साहूकार होता था, जमींदार होता था। क्योंकि उपज हो ना हो, रैयत को कर अदा करना ही पड़ता था और वो कर, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो था नहीं, तो वो हर साल 2 साल में बढ़ता रहता था। इस व्यवस्था में
भू राजस्व की रकम चुकाने के लिए किसानों को महाजनों से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो जो ऋणग्रस्तता थी किसानों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई इससे, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो किसानों की भूमि थी वो धीरे धीरे साहूकारों के हाथ में जाने लग गई। और दक्षिण में तो इसको लेकर दंगे भी हुए थे, क्योंकि भूमि विक्रय योग्य बना दी गई थी। अतः जो छोटे किसान थे वो उनके हाथों से भूमि छिटक कर बड़े किसानों के हाथ में जाने लगी, और यही जो बड़े किसान थे यही कालांतर में जमींदारों की तरह स्थापित हो गए। और दूसरी तरफ जो छोटे किसान थे वो खेतीहर मजदूरों में कन्वर्ट हो गए, खेतीहर बटाईदार बन गए। तो इस तरीके से ये एक अन्य रिजल्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था का है। फिर इसमें इस व्यवस्था के द्वारा जो गांव थे उनके क्षेत्रों में परंपरागत कुलीन जो वर्ग था वो नहीं बने रहे, और उनकी जो स्थिति थी, जो कुलीन वर्ग था उसकी स्थिति पहले से की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत हो गई। जो दक्षिण भारत में मिसारदार हैं, जिन्हें अपन धनी किसान कह सकते हैं, तो ये मिरासदार गांवों के स्वामी बन गए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था ने, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने और महलवाड़ी व्यवस्था ने भारतीय कृषि व्यवस्था को पंगु बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।